तो ये है क्लास 12th फिजिक्स का टेस्ट अध्याय 1 का सारांश पूरा इसमें दिया गया है। ये मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में लिया था। समय था 2 घंटे, पूर्णांक था 65 अंक का टेस्ट था। तो देखिए, इसके प्रत्येक विकल्प को मैंने एक्सप्लेन किया है बाद में, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेनेशन या रीजन वगैरह पता होते हैं, तो मैं उनका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और उनके लिए कहूँगा कि सबसे पहले मैं पूरा पेपर आपको आंसर सहित दिखा देता हूँ 3 मिनट में। तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनके आंसर क्या क्या हैं। और अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता करना होता है कि इसका आंसर ये कैसे आया, इसका विमीय सूत्र ये कैसे आया, तो उसके लिए जो है एक्सप्लेनेशन बाद में है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि आपको और भी स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसलिए जैसे इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो आइए पहले हम आंसर देख लेते हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, इसका आंसर होगा अनंत। इसके बाद है बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर तीव्रता होती है E समानुपाती 1/r²। इसके बाद तीसरा जो विकल्प दिया गया था, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, तो इसका आंसर था 1/ε0। इसके बाद चौथा था, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश कितना होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। फिर एक क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश है तो उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इसका आंसर है 5 × 10⁻14 की घात। अब ये कैसे आया है मैंने बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है इसी वीडियो में, तो आप कर सकते हैं, यदि आप पे बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स के कितना होगा, तो ये 0 होता है, इसको भी एक्सप्लेन किया है। आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या होता है, तो Q = Ne। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं, तो घर्षण विद्युत कहते हैं। तो ये आपको आने चाहिए, सभी विकल्प अच्छे से याद कर लीजिए, ये आ सकते हैं। इसके बाद है विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये है पृष्ठ की प्रकृति, इसको मैंने सूत्र के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। ε0 का विमीय सूत्र क्या है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ये सही है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आया ये। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने 1+1+1 की फॉर्म में दिए थे, यानी 5 अंक के दिए थे, तो इसमें मैंने भर के रखे हुए हैं। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है 0। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण एक वस्तु का आवेश कितना होता है, धनात्मक। एक समान आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, 0 होता है, और मूल आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 की घात। आगे है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है, तो न्यूनतम संभव आवेश ये होता है। फिर है विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में एक समानता लिखो, तो दोनों व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको याद रखना है, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसके बाद है आवेश का SI और CGS मात्रक। तो SI मात्रक होता है आवेश का कूलाम और CGS मात्रक होता है स्थित कूलाम। कई बच्चों को ये CGS मात्रक पता नहीं होता है, याद कर लीजिए स्थित कूलाम। इसके बाद है क्या 10⁻25 की घात कूलाम आवेश संभव है, तो आपको लिखना नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, एक्सप्लेन में किया है मैंने। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण कितना होता है, तो PE होता है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको एक्सप्लेन किया गया है। ये छोटे छोटे प्रश्नों को बस एक्सप्लेन किया है, ये बड़े प्रश्न है तो ये मैंने समझाए हुए हैं, तो ये देख लीजिए एक बार। इसका दूसरा पेज ये था, तो इस यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा गास का प्रमेय दिया था, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अक्षीय स्थिति वाला व्यंजक दिया था, रेखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर गास प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी दिया था। गास प्रमेय लिखकर सिद्ध करने के लिए बोला गया था। ये तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से कर ही लीजिएगा। फिर ये एक न्यूमेरिकल दिया गया था जिसमें ये NCERT का न्यूमेरिकल है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। और एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो ये है। तो आप, ये हमारे क्वेश्चन थे और इस तरीके से पूरा टेस्ट का ये प्रीव्यू है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेन यदि आपको देखना है तो आप कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। थैंक यू। तो ये पहला टेस्ट था जो मैंने सबसे पहले अपनी कोचिंग में लिया था, और ये 12th फिजिक्स टेस्ट है और ये 2 घंटे का था। इसमें पूर्णांक जो है 65 थे। तो आइए आज इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या मैंने दिया था, कौन कौन से क्वेश्चन लिए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या था और कैसे आया है, इसको आपको देखना है, ठीक है। और इसी तरीके से ये चूँकि सबसे पहला टेस्ट था तो इसमें हमने फिजिक्स का अध्याय 1 जो है इसका परीक्षण लिया था। तो एक एक करके समझते हैं, और इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे वो भी क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, धातु का परावैद्युतांक होता है,
धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, आपको सबको मालूम होगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको याद रखिए, जैसे वायु का कितना होता है, वायु का कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना है। मिट्टी का तेल होता है जो, उसका कितना होता है, मिट्टी का तेल, क्योंकि हो सकता है कि धातु की जगह पर ये आ जाए शब्द, तो ये थोड़ा सा एडिशनल स्टडी हो जाएगी। मिट्टी का तेल जो होता है उसका परावैद्युतांक कितना होता है बताइए, उसका होता है 2.0 यानी कि 2 ही होता है। अब हो सकता है पानी हो, तो पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, पानी का होता है 80.4। तो इस ऑब्जेक्ट को देने का मतलब यही था कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे ये सब चीज़ें बता दी थी पहले से ही, अब इसमें से मैंने धातु का दे दिया, तो आपको भी यही याद रखना है क्योंकि आपको भी अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है। तो वायु का 1, मिट्टी का तेल का 2.0, पानी का 80.4, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए सीरियसली लेना है इस चीज़ को, हो सकता है कि इनमें से आ जाए, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद देखिए, बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने डेरिवेशन निकाला है, और वो क्या होता है मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r स्क्वायर यानी कि r वर्ग, ठीक है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, हमने किया था ना। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि बिंदु आवेश Q के कारण, यानी कि यहाँ पे बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर यानी कि r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो वो देखिए यहाँ पे कहीं r स्क्वायर लिखा है क्या, ये लिखा है ना, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, और हमारे फॉर्मूले में E किसके समानुपाती है, 1/r स्क्वायर ही है, तो है। बाकी अगर कांस्टेंट कर लें तो E समानुपाती हम लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम टिक कर देते हैं। इसके बाद लिखा है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, गास ने क्या बताया था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है विद्युत फ्लक्स। ये देखिए Q/ε0 यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एकांक धन आवेश, तो इसको क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। जब Q को 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 1/ε0, तो यही होगा। 1/ε0 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो बस यही कर देना है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं इसमें। तो वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0। ओके, ठीक है। तो समझते चलिए अच्छे से, और बस आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा, बस एडिशनल चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप बस इनको एक एक बार देख लीजिए परीक्षा के पहले, ठीक है। जैसे धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश कितना होगा। देखिए धनावेशित कांच की छड़ है और उसे अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जा रहा है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे धनावेशित चालक छड़ है यानी कांच की छड़ है। अब इसको हम किसी अनावेशित यानी जिस पर कोई आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, उसके पास लेकर आते हैं, तो क्या होगा, इस छड़ से कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये अनावेशित है। अगर ये ऋणावेशित हो जाती तो दोनों पास लाते तो ये डिस्चार्ज हो जाती, यानी टच कर देते तो डिस्चार्ज हो जाती, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि एक कैसी है, अनावेशित है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद लिखा है कि एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश है, तो उस पर सामान्य अवस्था से कितने जो है इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इस पर कितने 80 माइक्रोकूलाम जो है ऋण आवेश है, कितना 80 माइक्रोकूलाम, वो भी ऋण आवेश है। तो जब 80 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश है यानी ये ऋण आवेशित है, तो सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तभी तो ये माइनस है, तो कितने हैं लेकिन। तो हमने Q का फॉर्मूला पढ़ा है आवेश के क्वांटाइजेशन में, सबसे पहले Q बराबर NE होता है। तो Q कितना है, 80 माइक्रोकूलाम, तो हम 80 माइक्रोकूलाम लिख देंगे और गुणित या बराबर N का हमें मान, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये N हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 की घात। तो 80 माइक्रोकूलाम को कैसे लिख सकते हैं, 80 गुणित 10⁻6 की घात, और ये जो गुणा में है ये बटे में आ जाएगा, 1.6 गुणित 10⁻19 की घात बराबर n। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस 1.6 को पूरा 16 बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, 80 गुणित 10⁻6 की घात लिख देते हैं, लेकिन इसको करेंगे तो हम यहाँ पे 16/10 लिख सकते हैं, यानी 16/10 लिख दिया तो 10 ऊपर पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16×5 80, तो 5 आ गया, तो 5 तो आ गया, लेकिन 10⁻6 पहले से थे और 10⁻20 ऊपर चलेगा, है ना, तो +20 हो गया। तो 5 गुणित 10 के ऊपर कितने की घात आ गई बताइए, 20 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 14। तो यहाँ पे कहीं लिखा है क्या 5 गुणित 10 पे 14, हाँ लिखा है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है।
आगे लिखा है कि विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, ये मान के चलिए विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें भी पृष्ठ जो रखा है वो समांतर रखा है। समांतर का मतलब होता है इसी के समांतर। तो ये इस तरीके से पृष्ठ रखा है। असल में पृष्ठ ऐसा है, लेकिन इसे ऐसा रखा गया है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से। तो इसी के समांतर की ये पृष्ठ हो और इसी के समांतर विद्युत क्षेत्र चल रहा है। तो ये पृष्ठ के समांतर रखा गया है, तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो ये देखिए, अब पृष्ठ से कितनी लाइनें गुजरेंगी? तो नहीं, एक भी नहीं गुजरेगी, क्योंकि एक ऊपर से निकल जाएगी, एक नीचे से निकल जाएगी, क्योंकि ये जो है पृष्ठ के समांतर रखा गया है। अगर ये लंबवत रखा होगा, यानी ये घुमा देते हैं ऐसे, ये देखिए, अगर ये लंबवत होता है ऐसे, तो इससे लाइंस टकराती, और जितनी लाइंस किसी पृष्ठ से टकराती हैं वही तो फ्लक्स कहलाता है। तो इसमें तो टकराएंगी, लेकिन इसमें नहीं टकराएंगी, क्योंकि इसकी पोजीशन कैसी है? विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो इसमें फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर है 0 होगा। अब इसके क्वांटाइकरण का जो सूत्र है वो कितना है? तो अभी अभी हमने लगाया Q बराबर NE, इस क्वेश्चन में लगाया ना, ये यहाँ पे पूछ लिया था। तो अब इसके क्वांटीकरण का सूत्र कितना है? Q बराबर NE। तो ये एक हो जाएगा आंसर। आगे लिखा है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? रगड़ने से उत्पन्न होगी घर्षण विद्युत। बहुत ही सरल है, तो ये भी आप कर पाएंगे। तो आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं पहले, फिर मैं पेज पलटता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, या आप ये देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है? और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो यहीं पे पूरा समझ में आता है। अब पलट लेता हूँ मैं पेज, देखिए, ये देखिए, विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ES cos थीटा, है ना, यही होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स के फाई बराबर कितना होता है? ES cos थीटा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो E यानी तीव्रता पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स, S मतलब सरफेस यानी पृष्ठ पर भी निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स, थीटा पर भी निर्भर करता है। तो तीव्रता, क्षेत्रफल और झुकाव कोण, इन तीनों पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर नहीं। तो इसमें नहीं वाला पूछा है। देखिए, आप विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो वो क्या होगा? पृष्ठ की प्रकृति। तो इस पर सही आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र क्या है? तो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे? तो आपने वो कूलाम का नियम पढ़ा है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो का मान निकालते हैं। 1/4 पाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक संख्यात्मक मान है, क्योंकि 4 भी एक संख्या है, पाई भी एक संख्या है, 3.14 या 22/7, तो ये भी एक संख्या है। इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो चलिए, अब क्या बचेगा? एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है, तो R² यहाँ पे चला जाएगा F के साथ में, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। तो किसके बराबर होगा? 1/एप्सिलॉन जीरो की। अब इसको पलट देते हैं ताकि एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाए, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो Q1 Q2 बटे FR², तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो। अब Q1 क्या है? आवेश। Q2 भी क्या है? आवेश। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT, और इसका भी क्या होगा? तो AT। दोनों का Q1 के Q2 का AT हो जाएगा। नीचे देखिए, F यानी कि क्या है? बल। बल का सूत्र क्या होता है? बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि इसका विमीय सूत्र होता है MLT-2। आप निकाल सकते हैं MLT-2। और ये दूरी है, दूरी को L² लिख सकते हैं, क्योंकि R का वर्ग है तो L का भी वर्ग हो जाएगा। ये क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पे देखिए, A और T दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, A² और T², क्योंकि ये डबल डबल है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए M जो है ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन L यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे L है, तो L घन हो जाएगा, और T-2 ज्यों का त्यों। अब इनको सबको ऊपर पहुँचा दो। तो सबसे पहले M आता है ना, विमीय सूत्र लिखते हैं तो M होगा, लेकिन यहाँ पे 1 की घात है, ये ऊपर जाएगा तो -1 की हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? A² है, तो हम क्या करेंगे? M के बाद क्या लिखते हैं? L लिखते हैं ना, तो L ये 3 की घात है, ऊपर चली जाएगी तो -3 की हो जाएगी। ये देखिए -3 हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? T लिखते हैं ना, तो -2 ये है। अब -2 ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 और +2 कितने हो जाएंगे? +4 हो जाएंगे, तो T हो जाएगा +4। और A पहले से ऊपर ही था, कितना है? A2। तो ये हो गया एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र। अब ये मिला लेते हैं कि कहाँ पर दिया गया है। चलिए मिलाइए, कहाँ पर है? M-1 L-T4, यही पहला वाला है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे टिक मार देंगे। तो ये हो गए सब विकल्प, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं, यानी कि ये सही विकल्प हुए। अब रिक्त स्थान, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है,
आपको मालूम होगा। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार जो है कितना होता है, आदर्श द्विध्रुव, द्विध्रुव तो आप जानते हैं द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे से बिल्कुल अल्प दूरी पर बहुत ही छोटा हो। और आदर्श कब बनेगा, बिल्कुल ये दूरी शून्य हो जाए। तो आदर्श द्विध्रुव का आकार कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आदर्श, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आदर्श कंडीशन के लिए क्या माना गया है, शून्य। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण एक वस्तु का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन यदि कम होते हैं, जैसे कोई भी तत्व या परमाणु है या तो वहाँ पे या कोई वस्तु है या कोई चालक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धन आवेशित हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु कैसी होगी, धनात्मक होता है, आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। आगे लिखा है एक समान आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए एक समान आवेशित है कुचालक और खोखला गोला है, ये अंदर से खोखला है, तो पूरा आवेश कहाँ फैलेगा, पृष्ठ पर फैलेगा। पृष्ठ पर इस तरीके से फैल जाता है ये गोलीय चालक, अंदर कुछ नहीं होगा और पृष्ठ से ही रेखाएं बनेंगी फिर, तो अंदर कुछ नहीं होगा, तो विद्युत क्षेत्र ही बराबर अंदर कितना होगा, 0। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि जो है एक समान आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शून्य होता है। मूल आवेश कितना है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा कण है ना जो आवेश कैरी करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये मूल आवेश हो जाएगा। इसके बाद फिर इन्होंने एक शब्द या वाक्य में उत्तर के बारे में हमने बात की थी। तो न्यूनतम आवेश, न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो न्यूनतम आवेश कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा वही मूल आवेश कहलाता है, वही न्यूनतम संभव आवेश कहलाता है। तो इसमें भी आंसर कितना होता था, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो ये सी से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ भी हम सी लिख सकते हैं। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। विद्युत बल किसने दिया था, कूलाम ने। उन्होंने क्या बताया था, F बराबर या F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। और गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक किसने 11th में पढ़ा होगा, वो भी बल था, वो किसने दिया था, न्यूटन ने। वो क्या बता रहे थे, M1 M2 बटे R²। दोनों व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं, इसमें भी R² है, इसमें भी R² है। तो आपको लिखना है कि यहाँ पे कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, आप लिख लेना, इसमें मैं बोल रहा हूँ। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में एक समानता क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये विद्युत बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, दोनों में R² होता है। तो आपको लिख देना है दोनों व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। इसके बाद आवेश का SI और CGS मात्रक क्या है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम और CGS मात्रक होता है स्थित कूलाम। ये कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, कूलाम या फिर लिख देना है स्थित कूलाम। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर यहाँ पे लिख देना है। फिर है क्या, 10⁻25 कूलाम आवेश संभव है। तो आपको लिखना है नहीं, क्यों, क्योंकि सम संख्या में ही पॉसिबल होता है, यानी कि Q बराबर NE के फॉर्म में इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है, N का मान 1 2 3 होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ होगा। तो या तो 1.6 होगा या 3.2, यानी 16 की दुनिया आपको पढ़ देनी है। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80। तो इसी फॉर्म में आवेश हो सकता है, इस फॉर्म में नहीं हो सकता, तो आवेश संभव नहीं है। फिर आप आगे लिखना है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलागुण कितना होता है। तो अधिकतम बलागुण के लिए आपने पढ़ा है टाउ बराबर PE sin थीटा, यही होता है ना। अधिकतम कब लगता है, जब साइन 90 हो, तो PE आ जाता है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये अधिकतम हो जाता है। टाउ बराबर PE, इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है PE। ठीक है, अधिकतम बलागुण टाउ बराबर PE होता है। तो ये हो जाते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें मैंने क्वेश्चन लिए थे कि हवाई जहाज़ के टायर रबर की बजाय सुचालक बनाए जाते हैं, क्यों। ऐसा इसलिए होता है कि रबर के बजाय अगर सुचालक बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो टायर जब वायुयान हवा में उड़ता है तो टायर और वायु के बीच में होता है घर्षण, जब वो लैंड करता है तो बहुत ज़्यादा घर्षण होता है। तो उससे क्या होता है कि उस टायर जो हैं आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित टायर जब जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आए तो वो पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाए, इसलिए टायर कैसे होने चाहिए, सुचालक, तभी तो बह के वो पृथ्वी में जाएंगे। तो टायर कैसे होंगे, सुचालक। आगे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती या E बराबर F बटे Q होती है, यही होती है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी से वो फॉर्मूला बना था F बराबर Q × E। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूटन,
एफ को क्या बोलेंगे, एफ का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति मतलब बटे, और क्यू का मतलब क्या होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। और इसी से बीमीय सूत्र बना लीजिए। न्यूटन का क्या होता है ML/T-2, कूलाम का क्या होता है AT। ये बस ऐसा करना है। तो एम ज्यों का त्यों, एल ज्यों का त्यों, और टी जो है एक यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी है टी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 पहले से और ये प्लस है, तो -3 और A-1 ये देखिए। तो ये आ जाएगा बीमीय सूत्र, ये हो जाएगा उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाए बीमीय सूत्र। इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही फास्ट होना चाहिए ये सब चीज़ें, ताकि एग्ज़ाम में टाइम भी आपका बच पाए। अब इसके बाद है कि क्या कारण है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका रीज़न ये है कि देखिए, जैसे विद्युत बल रेखाएं ये हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी अगर, तो यहाँ पे बल की 2 डायरेक्शन होंगी, एक ये बनेगा बल की डायरेक्शन, एक ये होगी, जो कि असंभव है, कभी भी बल एक ही डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वो बल की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो इस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो एक ये खींचेगी और एक ये खींचेगी, दोनों अलग अलग बल की दिशा प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आप इसका आंसर यही लिख सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत एवं चुंबकीय बल रेखाओं में 2 अंतर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, खुले वक्र की होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। दूसरा आप ये लिख सकते हैं धन से उत्पन्न होती हैं और ऋण पर समाप्त होती हैं। ये लिख सकते हैं कि एन ध्रुव से उत्पन्न होती हैं, एन ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और एस पर, या फिर दूसरा अंतर लिख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर विद्युत बल पता चलेगा, और चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी रेखा पर अगर स्पर्श बिंदु से अगर एक स्पर्श रेखा खींच दे, चुंबकीय बल रेखाओं के, मान लीजिए ये चुंबकीय बल रेखा है, थोड़ा सा देखिए, तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो हमें क्या चुंबकीय बल पता चलेगा। यानी विद्युत बल रेखाओं से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें विद्युत बल पता चलेगा, और चुंबकीय बल तो चुंबकीय बल पता चलेगा। ठीक है, तो ये 2 अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं, हालांकि मैंने करवाया भी है, आप देख सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक में एक जंजीर बंधी रहती है जो जमीन को छूती है, क्यों? तो इसलिए क्योंकि विस्फोटक पदार्थ अगर कोई ले जा रहा है, मान के चलिए ये टैंक है, यहाँ पे कोई ट्रक है या कुछ भी जो विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा है, तो इसमें विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है, तो ये चल रहा है तो वायु का घर्षण होगा, जिससे ये पूरा टैंक आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाने से इसका विभव बढ़ता है और ये इसमें आग पकड़ सकती है। इसलिए छोटी छोटी जंजीरें सड़क पर ऐसी लटकती रहती हैं। उससे क्या होगा, जंजीरों के माध्यम से आवेश उस रोड के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रीज़न है। तो ये था टेस्ट। अब क्वेश्चन आप देख बस लीजिए, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करना में टाइम लग जाएगा, तो आप इसको हमने करवाया भी है, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये शब्दों में दीजिए, कूलाम के नियम का महत्व और ये सब चीज़ें। इसके बाद ये दूसरा पेज है, इसमें भी क्वेश्चन लिए गए थे, तो आप इनको देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये न्यूमेरिकल भी दिया गया है जो कि मैंने सॉल्व करवाया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, ये देख लीजिएगा। और ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा टेस्ट उसके भी विकल्प वगैरह समझेंगे। थैंक यू।